हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 1। यूनिट 1 जो है हमारी वो क्या है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। वो क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और उसका लेसन नंबर 1 क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलो समझते हैं पहले मॉनेटरी पॉलिसी को। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि इकोनॉमी में ना कुछ तरह की सिचुएशंस होती हैं। अगर मैं कुछ तरह की सिचुएशन की बात करूं, जैसे कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम चल रहा है, कई बार डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है। तो दिन हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वहां पर टॉपिक डिस्कस किया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं। उन्हें ठीक करने के तरीकों पर क्या बोलते हैं, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बोल के चलते हैं। तो पहले एक बात समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। उम्मीद है सबको ये तो पता होगा कि डिमांड और सप्लाई नामक कंसेप्ट होता है, इसको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। तो जहां पे एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है। और जब डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो उसको क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब एक करके स्टडी करते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो सबको पता है कि भाई उस सिचुएशन किसकी हो गई, इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर मान लो डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो आप दो केस बन सकते हैं। पहला क्या कि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है किसके, सप्लाई के। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि डिमांड जो है वो क्या है, लेस देन सप्लाई के। अगर सपोज करो डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि लोग जो है वो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सप्लाई इकोनॉमी के अंदर नहीं की जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, अब इस केस में दिक्कत क्या आई, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार इन्फ्लेशन की महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि प्रोड्यूसर है, अब उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो अपनी चीजों को महंगे बेच सकता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा की जा रही है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कैसे करेगी, वो चीज समझते हैं। यानी कि जो इकोनॉमी है फिर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। तो इसका एक ही तरीका है कि आप मार्केट में मनी सप्लाई रोक दो। जैसे सपोज करो लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों डिमांड करें ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अगर लोगों के पास पैसा कम कर दे हम तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे। अब वो पैसा कम कैसे कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके। अब बातें कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे एक बार देखो, अगर मान लो मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही है गवर्नमेंट, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। मतलब जैसे बैंक्स हैं, आरबीआई है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। वो जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो हुआ क्या, अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो लोग लोन ले रहे थे अब वो लोन नहीं ले पाएंगे। अब लोन ना लेने की वजह से क्या होगा, भाई पैसा कम हो गया इकोनॉमी के अंदर, तो लोग जो है वो डिमांड अपने आप ही कम करना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका एक और होता है, गवर्नमेंट जो है ना अपने बॉन्ड्स इशू कर देता है। जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करेगा, अब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करेगा इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो क्या सोचा कि हम जो है ना लोगों को एक पेपर दे देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि भाई आपको ना इसके बदले 12% इंटरेस्ट रेट मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन अभी आप अपना पैसा हमें दे दो। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या हुआ, लोगों से पैसा ले लिया, उसके बदले बॉन्ड्स जारी कर दिए। ये एक और तरीका होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, यानी कि इकोनॉमी से पैसा वापस बाहर निकालने का, जिस तरीके से डिमांड जो है कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ, जब डिमांड क्या हो, लेस देन हो सप्लाई के, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई क्या है, ज्यादा है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड प्रोडक्ट बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो इस हिसाब से डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसे उम्मीद हुआ आप लोगों को पता होगा कोविड के टाइम पे हुआ था, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा था ही नहीं, पैसा नहीं था, डिमांड नहीं हो रही थी, तो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वो सब यूं के यूं बच रहे थे। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में सिचुएशन ये इस तरीके से काम कर सकती है कि हम जो है यहाँ पे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिमांड क्या है, क्या कम है, किससे, सप्लाई। तो ऐसे केस में इकोनॉमी के अंदर सप्लाई जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। सप्लाई किसकी, गुड्स की और सर्विसेज की। ठीक है, तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक मिनट वेट करना। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि इकोनॉमी के अंदर ना हम जो है वो सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे किस चीज की, हम यहाँ पे सप्लाई बढ़ाएंगे पैसे की, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप लोग याद होगा ऊपर वाले केस में मैंने उल्टा बताया था, यानी कि जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा थी, ऐसे केस में मैंने मनी सप्लाई जो है वो क्या कर दी थी, यहाँ पे कम कर दी थी। लेकिन जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, जैसे कोविड केस में हुआ, तो मैं ऐसे केस में मनी सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। और मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया जा सकता है, दो तरीके से।
पहला तरीका क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दे। जब गवर्नमेंट लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो उससे होगा क्या, लोन लेना सस्ता पड़ेगा लोगों को, तो लोग लोन लेना शुरू करेंगे, तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोग डिमांड करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर हो सकता है गवर्नमेंट ने जो है जो बॉन्ड्स पहले खरीद रखे थे, ठीक है, उसको वापस मार्केट में क्या कर दे, सेल करना शुरू कर दे कि भाई एक काम करो, अब अपना पैसा वापस ले जाओ, हमें हमारा बॉन्ड जो है वापस कर दो। तो ये दो तरीके होते हैं फिर से मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के, और जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा डिमांड वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो तरीके है ना, इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज, जिनके जरिए हम जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात है कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर ही हुए तो भाई कोई जरूरत ही नहीं है इन पॉलिसीज की, तो इन पॉलिसी का कोई खास काम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में जो है अभी भी संतुलन चल रहा है। लेकिन जनरली जो है ना वो इकोनॉमी के अंदर या तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है या डिमांड सप्लाई से कम होती है। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि हमें जो है वो इन पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो है इस चीज के ऊपर कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या है और किस तरीके से काम करती है, जिसमें हम लेसन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसको हम काफी डीप में पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। और ध्यान रखना इस सीरीज की हर एक वीडियो को, खासकर चैप्टर के वीडियो को टॉपिक वाइज देखना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। अगर आप बीच में से वीडियोस देखोगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपको समझ में आएंगे और कुछ समझ में नहीं आएंगे। और हमेशा किसी भी सीरीज को देख रहे हो, ठीक है, तो सीरीज वाइज ही देखा करो, टॉपिक वाइज ही देखा करो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं लेसन नंबर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमें क्या चीजें पढ़नी है, तो एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, टू ग्रेस्प द फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वो तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करती है, यानी कि वो अलग अलग तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस। अगला पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है दूसरा, टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द वेरियस टूल्स एम्प्लॉयड इन मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जहां पे हम ये समझते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं वो एम्प्लॉयड किए गए हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। दूसरा पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, टू इवेलुएट द प्राइमरी गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्राइमरी गोल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। इनका प्राइमरी गोल यही होता है कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए इन पॉलिसीज को अप्लाई करके। उसके बाद इंक्लूडिंग प्राइस, चाहे वो प्राइस हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव की जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हम अचीव कर सकते हैं। यानी कि इकोनॉमी की मेनली जो बेकार सिचुएशंस होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी ही यूज करते हैं। अब समझते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है यहाँ पर देखते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक एक्शंस अंडरटेकन बाय नेशंस सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आती है, ऐसी स्ट्रेटेजिक एक्शंस अंडरटेकन बाय नेशन, जो कौन लेता है, नेशन का सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में कौन लेगा ये सारे फैसले, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू अचीव ओवरआर्चिंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम बात ही किसी कर रहे हैं इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एज अ होल। हम किसी एक सिंगल मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक सिंगल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी में जोन जोन से ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करने हैं वो हम इसके जरिए अचीव कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा इसके बाद, दीज ऑब्जेक्टिव प्राइमरली इंक्लूड मेंटेनिंग स्टेबल प्राइजेस, जहां पे हम देखते हैं कि हम जो है स्टेबल प्राइजेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे प्राइजेस, ठीक है, जहां पे ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन नजर आए ना ही ज्यादा डिफ्लेशन नजर आए। वो डिमांड और सप्लाई कैसे कंट्रोल करना है वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कि लोग जो है वो बेरोजगार ना बचे, जो बंदे जो लोग जो हैं, ठीक है, जॉब चाहते हैं, मतलब जिनकी इच्छा है जॉब करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना वो भी इसका काम है। इसके बाद एंड फोस्टरिंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए जिसमें जो है जो बेनिफिट है वो आज की जनरेशन को ही मिले और आने वाली जनरेशन को ही मिले। लेकिन मैं कहता हूं कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है इस मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। अगले कुछ पॉइंट क्या है इसके, सेंट्रल टेनेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व डेफ्टली मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट। तो इनका मेन काम क्या होता है, तो पहला जो मैंने अभी डिस्कस किया था, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना, कि कैसे हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करके एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को वापस अचीव कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रेगुलेटिंग द ओवरऑल मनी सप्लाई
मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करना है बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू सेंट्रल बैंक्स, द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्सटेंड बियॉन्ड मोर टेक्निकलिटीज। ठीक है, इसके बाद जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसके अलावा भी एक्सटेंड करती हैं, जिसमें और भी बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रेटेजी वाइज डिसीजन बनाते हैं कि कब हमें मनी कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब कब हमें मनी सप्लाई कम करना है, कब हमें मनी सप्लाई ज्यादा करना है। तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज डिसीजन हमें यहाँ पे लेने होते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो ही चीजें हैं हमें जो डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। ठीक है, एक तो एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। एक मिनट, चलो अब आगे देखते हैं। दो तरह की जो रह गई थी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, एक तो हमारे पास है एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या है पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो पहले समझते हैं एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यहाँ पे क्या है। इसमें हमारा क्या है डिस्क्रिशनरी एक्शंस। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो हम सबने देखा कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम कैसे करती है और किन किन चीजों को लेकर काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, उसे जो है सबसे ज्यादा अप्लाई कौन करता है, तो इसे अप्लाई करने का काम कौन करती है सेंट्रल बैंक, यानी कि आप आरबीआई कह सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अकॉर्डिंग जो है बाकी बैंक भी जो है वो उसे फॉलो करते हुए चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक्स विल्ड डिस्क्रेशन इन फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है, इन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और इसे एग्जीक्यूट करना सही तरीके से। दिस इन्वॉल्व थ्रू असेसमेंट ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, और ये होता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इन्फ्लेशन आया तो अब मैं इंटरेस्ट रेट क्या कर दूंगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन कब आ रहा है जब डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हम मनी सप्लाई कम करनी है, तो हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे ताकि लोगों को लोन लेना महंगा पड़े, लोग लोन ना ले पाए, और धीरे धीरे मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो वहीं पे डिफ्लेशन हो तो वहां पे ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो वो डिफ्लेशन, तो वहां पे क्या करना बेहतर रहेगा कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दे ताकि लोग लोन ले पाए, मनी सप्लाई बढ़े और लोग डिमांड को वापस बढ़ा सके। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना, ये पॉलिसीज जो है वो अप्लाई की जाती हैं। एम्पावरिंग सेंट्रल बैंक्स टू एडजस्ट पॉलिसी टूल्स अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस जो है सेंट्रल बैंक्स के पास पावर होती है कि इन पॉलिसीज को वो इस चीज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उसे समझ के और पॉलिसी को अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अनेबलिंग सेंट्रल बैंक्स टू अडेप्ट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक को पूरी छूट दे देते हैं कि भाई वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी लगाए इन रिस्पॉन्स टू एवर इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप, कि इकोनॉमिकली जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिकली जो भी इवोल्यूशन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज यहाँ पे लगा सकती हैं। दिस अडेप्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और यहाँ से जो है ना दिस अडेप्टेबिलिटी, अगर हम ऐसा चेंज करते हैं तो ये जो है वो काफी क्रूशियल रहता है फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ डायनामिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो उस तरीके से जो है वो पॉलिसी अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि जो पॉलिसी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और ये हमारा अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने का भी क्या होता है, अच्छा तरीका होता है। तो वो चीज आई। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, मॉडरेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। और जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है हम उसे मॉडरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अचीव्ड थ्रू प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेज टू इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी कि जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसमें हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज करके उसे समझ भी सकते हैं कि कब इन्फ्लेशन आ रहा है, कब डिफ्लेशन आ रहा है, कब बिजनेस साइकिल में रिसेशन है, कब बूम है, कब कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है। वो सारी चीज जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर इजीली यहाँ पे दिखा सकता है विद ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, जहां पे हम ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स रखेंगे, लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखना है, प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। प्राइस फ्लक्चुएट जब भी करते हैं बहुत तेजी से, जब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आ रहा हो या फिर बहुत तेजी से डिफ्लेशन आ रहा हो, तो प्राइस को स्टेबल रखना काफी जरूरी होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, कि भाई बेरोजगारी ना हो हमारे देश में, क्योंकि देखो जब तक बेरोजगारी रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगी, ग्रोथ करवाना बहुत मुश्किल होता है, पॉवर्टी भी बढ़ेगी इस तरीके से, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सारी चीजों की जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आता है, हमारे पास यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट का केस जो है वो यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल हो जाए,
तो उस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पे होगी तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जो है गरीब नहीं रहेगा कोई भी। क्यों? क्योंकि सबको जॉब मिल रही है, सबके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, राइज करेगा। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसे रहेगी सस्टेनेबल। अब इस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रोथ इस तरीके से हो रही है कि उसका बेनिफिट आज की जनरेशन भी ले पाएगी और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। कि ऐसा भी नहीं हो रहा कि हम सिर्फ आज के डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो आज की जनरेशन को तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है वो इन रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि देखिए, जैसे जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर हम इसको बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो आने वाली जनरेशन को क्या होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटेड है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एक बार खत्म हो गए तो बहुत लंबे टाइम तक बनाए नहीं जा सकते। तो ये चीज है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो क्या आता है, पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऊपर वाला क्या था, एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब पैसिव क्या है, अबे देखो, रूल बेस्ड अप्रोच, इसको हम रूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी एडहेयर्स स्ट्रिक्टली टू प्री डिटरमाइंड रूल्स, इसको हम रूल्स के हिसाब से लगाते हैं कि कब इस पॉलिसी को अप्लाई करना है, मतलब किस इकोनॉमिक सिचुएशन में पॉलिसी अप्लाई होगी और किस में अप्लाई नहीं की जा सकती, रेदर देन रिलाइंग ऑन डिस्क्रिशनरी डिसीजंस मेकिंग। ऊपर तो क्या था कि हम डिसीजंस बना रहे थे कि अगर हमें पॉलिसी अप्लाई करनी है या नहीं करनी, नीचे रूल्स गिवन है कि इस वाले पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी में कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे, अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो हम पॉलिसी को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ फिक्स्ड रूल माइट स्टिपुलेट अ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट रेट इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इकोनॉमिक आउटपुट। तो यहाँ पे मान लो कि कोई इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर दिया कि आप जो है, अगर वो इस लेवल पे इन्फ्लेशन होता है तो आप इंटरेस्ट रेट को इस लेवल पे चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटपुट भी क्या होगा, एक लेवल पे क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि रूल्स क्या यहाँ पे गिवन हो जाते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। की फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, ऊपर क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम जो है वो डिसीजन बना के पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, पहले ही गिवन है कि अगर ऐसा ऐसा होगा, मतलब रूल जो है गिवन दे रखे हैं कि अगर वो रूल्स अगर हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर तो हम उस पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, अगर वैसी चीज नहीं हो रही है तो हम उस पॉलिसी को अप्लाई नहीं करेंगे। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके हम प्रोज और कॉन्स भी समझेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये चीज थी। तो हमने इस सीरीज की पहली वीडियो में समझा कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, उसमें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि ये होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको किन किन केसेस में अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर बोल रहा हूँ, सीरीज की सारी वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखना, ऐसा ना हो कि पहले वीडियो देख ली फिर 10th वीडियो देखने चले गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के और कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।